अध्याय 79। प्रतिशोधी जियान। डिंग डोंग, उसके बगल में घंटी बजी, जिसने जियाओ मिंग की कल्पना को बाधित किया। उसने अपने सिर को घुमाकर अपने बगल में झूलती तांबे की घंटी को देखा। ये तांबे की घंटियां जोड़े में आती थी और एक दूसरे को महसूस कर सकती थी। जब भी एक हिलती तो दूसरी भी हिलती। अपने पिछले जीवन में दरवाजे की घंटी की तरह जियाओ मिंग को यह मिल जाने के बाद उसने इसे दरवाजे की घंटी के रूप में इस्तेमाल किया। अब जब घंटी बज रही थी, जियाओ मिंग समझ गया कि कोई उसे बाहर ढूंढ रहा है, इसलिए वह उठकर गलियारे में गया और विशेष लकड़ी का दरवाजा खोला। तुरंत एक सफेद आकृति उस पर झपटी और एक पल में जियाओ मिंग ने महसूस किया कि एक बड़ी चट्टान उस पर गिरी और उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। वो जियाओ मिंग, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। खांसी खांसी, मैं तुम्हारा बदला ले सकता हूँ, लेकिन मुझे सांस लेने दो। खांसी खांसी। जियान को देखते हुए, जो उसकी बाहों में छटपटा रहा था, जियाओ मिंग ने कहा, जबकि वह जमीन पर बेदम पड़ा था। जियान का शरीर छठी श्रेणी के जादुई जानवर के बराबर था। अगर उसका शरीर मजबूत न होता तो कमजोर शरीर वाला कोई भी व्यक्ति शायद खून की उल्टी कर देता। फिर भी उसे सांस की कमी महसूस हुई, इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि जियान की शारीरिक शक्ति कितनी मजबूत थी। जियान ने ध्यान नहीं दिया और उस पर छटपटाता रहा, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ गई। जियाओ मिंग की बातें सुनकर जियान ने उसे अनिश्चित नजर से देखा और एक आह भरकर उसे छोड़ दिया। जियाओ मिंग उठने में सक्षम था। अपने शरीर से धूल पोंछने और अपने बगल में जियान का प्यारा चेहरा देखने के बाद जियाओ मिंग समझ गया, और जब उसका शरीर थोड़ा सहज हुआ तो उसने पूछा, क्या तुम्हारा सामना किसी ऐसे जादुई जानवर से हुआ जिसे तुम हरा नहीं सके? जियाओ मिंग ने यह इसलिए पूछा क्योंकि उसकी ताकत बढ़ने के बाद जियान, जो मूल रूप से केवल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उससे मिलता था, अक्सर जादुई जानवरों द्वारा संरक्षित उन औषधीय जड़ी बूटियों को चुराने के लिए उससे मिलने जाता था। उसने कहा कि वह औषधीय जड़ी बूटियों को चुराने और उन्हें खोजने के बाद उन्हें 50-50 में बांटने के लिए उससे मिलने जाती थी, लेकिन वास्तव में ये केवल जियान ही था जो दूसरे पक्ष को हरा नहीं सका और मदद के लिए उसे परेशान करने के लिए जियानान अकादमी लौट आया। ये ज्ञात होना चाहिए कि वे औषधीय जड़ी बूटियां जियान के खजाने थे, और यदि वह दूसरे पक्ष को हराने में सक्षम नहीं होता तो जियान उन चीजों को नहीं देता। हालांकि जियाओ मिंग और वह 6 साल से साथ थे और वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जियान को अपने शरीर को विकसित करने के लिए उन औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता किसने पड़ी? जब अपने शरीर को विकसित करने की बात आई तो यह जियान की कमजोरी थी। अतीत में वह बड़ा होना चाहती थी, लेकिन तुलना करने वाला कोई नहीं था। शुरू में ही जब उसने जियाओ मिंग को देखा, जो उससे कम उम्र का लग रहा था, तो जियान खुश हो गई क्योंकि उसके पास उसका साथ देने के लिए एक छोटा बच्चा था। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जियाओ मिंग लगातार लंबा होता जा रहा था और आखिरकार उसकी लंबाई सीधे उससे भी बड़े अंतर से आगे निकल गई। जैसा कि कहावत है, कोई तुलना नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई बेईमानी नहीं, और एक बार तुलना हो जाने के बाद नुकसान सामने आ गया। ये देखकर कि दूसरे इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन वह इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां खाने के बावजूद बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, जियान रोने की कगार पर थी। जब वह बुरे मूड में होती थी तो जड़ी बूटी के गोदाम में कोई औषधीय जड़ी बूटी खो जाती थी। ये भी इसी वजह से था जियान ने खजाने को खोजने की पहल की। जियानान अकादमी के बाहर के वे जादुई जानवर भी बदकिस्मत थे, और जिन औषधीय जड़ी बूटियों की उन्होंने सालों तक इतनी मेहनत की थी, वे सीधे चोरी हो गईं। हम जियाओ मिंग की बातें सुनकर जियान ने कुछ शर्मिंदा होकर अपना सिर हिलाया। बताओ, दूसरे पक्ष का क्या दर्जा है? ये 5वीं रैंक का छोटा सफेद बंदर है। मैं उसे हरा सकता था, लेकिन वह रूपांतरित हो सकता है। वह थोड़ा मुश्किल है। तुम 5वीं रैंक के जादुई जानवर को छोटा सफेद बंदर कहते हो? जियाओ मिंग मुस्कुराया और अपनी आंखें घुमाई। पहले भी कहा गया था कि उच्च रैंक वाले जादुई जानवर, उनके शरीर बिल्कुल भी छोटे नहीं होते, इसलिए यह संभव नहीं था कि वह छोटा सफेद बंदर हो। इसलिए जियान के शब्द बहुत व्यक्तिपरक थे। मूल रूप से अगर मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास नहीं खाया होता तो मैं उससे बड़ी होती। हम्फ, जियान ने अहंकार से कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास खाने का पछतावा हो रहा था। जियाओ मिंग इस पर केवल अपना सिर हिला सकता था। जियान को इतना पेटू होने के लिए किसने कहा? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास खाना और लड़की में बदल जाना केवल आत्मप्रवृत्ति ही कहा जा सकता है। उसने उसके छोटे से सिर को सहलाया। ठीक है, मैं तुम्हें हरा दूंगा 50-50। अगर एक ही घास है
तो इस बार तुम्हें, फिर अगली बार मुझे। समझ गया, चलो अब चलते हैं। ये देखकर कि जियाओ मिंग सहमत हो गया, जियान ने एक प्रसन्नचित नजर दिखाए और जल्दी से जियाओ मिंग को खींच लिया और बाहर निकल गया। 40 मिनट बाद जंगल के बाहर कहीं जियाओ मिंग और जियान अपनी पीठ पर पंख लगाए हवा में थे, अपने सामने घाटी को देख रहे थे। घाटी का मुंह लौकी की तरह था और इस समय पहाड़ी दर्रे पर 3 से 4 मीटर के बीच के शरीर वाला एक विशाल सफेद वानर खड़ा था। सफेद वानर के शरीर से एक खुरदरी बर्फीली आभा निकल रही थी और उसकी भारी सांसें उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। उसके नथुने सफेद धुएं जैसे बड़े हैं। इसकी भुजाएं लंबी और पतली हैं और इसके पंजे 2 वयस्क सिर के आकार के हैं। कभी कभी जब यह अपने पंजे हिलाता है तो शक्तिशाली हवाएं निकलती हैं जो चट्टानों को अलग अलग उड़ा देती हैं और उन्हें सभी दिशाओं में फेंक देती हैं। उस समय क्रोध और जानलेवा इरादे से भरी हुई खूनी लाल आंखों की एक जोड़ी जियाओ मिंग और जियान को भयंकर रूप से घूर रही थी। स्नो स्काई डेमोनेप, एक वयस्क स्नो स्काई डेमोनेप सोने को चकनाचूर करने और पहाड़ों को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। हालांकि मेरे सामने यह बड़ा आदमी कुछ समय पहले ही अपने वयस्क चरण में प्रवेश कर चुका है, फिर भी वह 3 सितारा डूकिंग को टक्कर दे सकता है। तुमने कहा कि वह रूपांतरित भी हो सकता है, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने बरस्कर वंश को जगाया है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह शायद 5 सितारा डूकिंग से तुलना की जा सकती है। जिस क्षण वह अपना वंश जारी करता है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कहा कि उससे निपटना आसान नहीं है। टीएस, इस ताकत के साथ इन अकादमी के कुछ बुजुर्ग उससे निपट नहीं सकते। तुम वास्तव में जानते हो कि अपने लक्ष्यों को कैसे चुनना है। अपने सामने विशाल जादुई जानवर को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से उस छोटे सफेद बंदर से मेल नहीं खाता था जिसके बारे में जियान बात कर रहा था, जियाओ मिंग ने विलाप किया। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि अब कम ताकत वाले जादुई जानवरों द्वारा संरक्षित खजाने नहीं हैं? अन्यथा मैं यहाँ तक नहीं भागता, जियान ने आत्मविश्वास से कहा। वास्तव में, जैसा कि उसने कहा, इन अकादमी के आसपास उससे कम ताकत वाले जादुई जानवरों द्वारा संरक्षित स्वर्गीय खजाने गायब हो गए थे और ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वह थी। इस स्नो स्काई डेमोनेप का स्थान इन अकेडमी से बहुत दूर था। भले ही जियान में खजाने की खोज करने की प्रतिभा हो, फिर भी इस स्थान को खोजने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह स्नो स्काई डेमोनेप असाधारण रूप से बदकिस्मत था। ये फिर से तुम हो। क्या इससे तुम्हें वास्तविकता का एहसास नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें भगा दिया? तुम मुझे हरा नहीं सकते। मुझसे कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क लेने के बारे में सोचना भी मत। अभी वापस आओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। स्नो स्काई डेमोनेप ने अपना विशाल सिर उठाया। उसकी रक्त लाल निगाहें जियान को भयंकर रूप से देखती थीं, फिर जियाओ मिंग को तिरस्कारपूर्वक घूरती थीं और लंबे समय तक मौन रहने के बाद उसकी धीमी और उग्र आवाज अचानक उनके दोनों कानों में एक विस्फोटक गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क भूमिगत पैदा हुआ था। भूमि के शुद्ध दबाव का अनुभव करने के बाद ये 100 साल बाद कोहरे का रूप ले लेगा और इसे कोर फॉग कहा जाएगा। इस समय इसमें शरीर को मजबूत करने का अनूठा प्रभाव था। 1000 से अधिक वर्षों तक विलय के बाद यह एक तरल रूप में बन जाता था। यदि गुणवत्ता और भी अधिक होती तो इसे कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क कहा जाता। इसमें हड्डियों को धोने और परिष्कृत करने का जादुई प्रभाव था। इसके अलावा दूध में भूमि की अत्यंत शुद्ध और बड़ी ताकत एक व्यक्ति को भी स्तरों के बीच की बाधा को तोड़ने में मदद करेगी, जो वास्तव में एक अच्छी बात है। यह इस बार जियान और जियाओ मिंग का लक्ष्य भी था। सफेद बंदर की बातें सुनकर जियान ने अपनी बाहें मोड़ ली और बहुत ही असंबद्ध होकर चिल्लाया, मृत बंदर, मैंने तुमसे कहा था कि इतना घमंडी मत बनो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, ये सिर्फ इतना है कि मैं अपनी ताकत बर्बाद नहीं करना चाहता। अब मेरा अच्छा दोस्त यहाँ है, उसे तुमसे निपटने के लिए 10 चालों से अधिक की आवश्यकता नहीं होगी। तुम मर चुके हो। अध्याय 80 हिमाकाश दानव वानर। ये देखकर कि जियान अभी भी पीछे हटने से इनकार कर रहा था और उसे जोर से उकसाने की हिम्मत कर रहा था, हिमाकाश दानव वानर की आंखें खून से लाल हो गईं और हत्या की मंशा लगभग बह रही थी। यह एक डरावना दृश्य था। उसकी छाती पर एक भयंकर प्रहार के साथ हिमाकाश दानव वानर का मुंह चौड़ा हो गया और एक खूनी दहाड़ के साथ फट गया जो एक चट्टान को चकनाचूर कर सकता था। घमंडी औरत, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। हिमाकाश दानव वानर की दहाड़ के साथ ऊर्जा के उतार चढ़ाव की लहर थी, जिससे आकाश में उड़ रहे जियान और जियाओ मिंग हिल गए। ये देखकर हिमाकाश दानव वानर जमीन पर कूद पड़ा, जिससे उस पर पूरी घाटी कांप उठी और मजबूत गति के साथ उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह चला गया, बिजली के बोल्ट की तरह हवा में भाग गया।
पलक झपकते ही वह जियाओ मिंग के बाईं ओर जियान के सामने प्रकट हुआ और अपने पंजों की एक मुट्ठी के साथ ठंडी की हुई जल्दी से उनमें संघनित हो गई। एक पल में आधा मीटर लंबा ठंडा बर्फ का पंजा बन गया। ठंडा पंजा घूमा और सीधे जियान के दिल पर जा लगा। भयंकर हत्या के इरादे वाला इतना निर्दयी माध्यम। ऐसा लग रहा था कि यह स्नो स्काई डेमन एप शुरू से ही मारने के लिए तैयार था। स्नो स्काई डेमन एप का हमला गंभीर और तेज था, लेकिन जियान के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा। वह पहले ही इस स्नो स्काई डेमन एप का सामना कर चुकी थी और इसकी चालाक प्रकृति को जानती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पहले से ही इसके खिलाफ सतर्क थी। शून्य में अपने पैरों के स्पर्श के साथ उसका पूरा शरीर स्नो स्काई डेमन एप के सामने गायब हो गया। प्राचीन शून्य ड्रैगन का अंतरिक्ष नियंत्रण वास्तव में अच्छा है। वह डूकिंग क्षेत्र में होने के बावजूद अंतरिक्ष में हस्तक्षेप कर सकती है। जियान के पैरों के तलवों से उभरती अदृश्य तरंगों को देखकर जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, जियाओ मिंग को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। साधारण लोग केवल तभी डू पूर्वज क्षेत्र तक पहुंच सकते थे जब वे अंतरिक्ष को नियंत्रित करना चाहते थे। दूसरी ओर जियान अपनी डूकिंग नस्लीय प्रतिभा के साथ अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकती थी। इस तरह की उतार चढ़ाव जियान के अंतरिक्ष के उपयोग का तरीका था और इससे उसकी चाल तकनीक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, इसलिए साधारण डूकिंग उसके कपड़ों के किनारे को भी नहीं छू सकता था। इस विशेष क्षमता के साथ जियान अपने से अधिक ताकतवर जादुई जानवरों से खजाने चुराने और कई बार एक टुकड़े में पीछे हटने में सक्षम रही है। जियान के गायब होने से स्वाभाविक रूप से स्नो स्काई डेमन एप का शक्तिशाली हमला कम हो गया और उसका पूरा शरीर गति खो बैठा और जमीन पर गिरने लगा। आह, ये फिर से अजीब हरकत है। स्नो स्काई डेमन एप को वास्तव में ऐसा लगा कि वह गुस्से से मरने वाला है। पिछली बार भी ऐसा ही था। उसने मुश्किल से उस छोटी सी ग्रेनेड चीज को मारने की कोशिश की। दूसरा हिस्सा मिट्टी की मछली की तरह फिसलन भरा था। अंत में उसने उसे भागने दिया और इस बार वह फिर से वापस आ गई। क्या उसे धमकाना इतना मजेदार है? वास्तव में निष्पक्ष रूप से कहें तो स्नो स्काई डेमन एप धीमा नहीं था। हालांकि उसका शरीर बड़ा था जो अनाड़ी लग रहा था। उसे इस तथ्य से तेज कहा जा सकता था कि वह थोड़ी दूरी से एक पल में कूद सकता था और जियान के सामने आ सकता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती में जियान के पास स्थानिक क्षमताएं थीं। स्थानिक क्षमता के सामने ये गति थोड़ी बेकार है। अपनी छाती पीटने के बाद स्नो स्काई डेमन एप ने अपनी खूनी लाल आंखों से जियान को देखा, लेकिन उसने जियान के बगल में जियाओ मिंग को अनदेखा कर दिया। उसकी ओर देखा भी नहीं, जाहिर तौर पर जियान से नाराज था। काय, तुम मुझसे लड़ने के लिए नीचे आने की हिम्मत कर रहे हो? जिसके बारे में बात करते हुए ये स्नो स्काई डेमन एप उड़ना नहीं जानता था, क्योंकि उसके पास पंख नहीं थे और वह केवल कूदकर हमला कर सकता था, जिससे वह काफी दुखी था। बस नीचे आओ और देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बर्फीले आकाश दानव वानर की भयंकर आंखों से देखा जाना और हर समय उसके निशाने पर रहना, जियान का गुस्सा भी बढ़ गया। वह इस बड़े वानर से डरी नहीं और जमीन की ओर भागने वाली थी। जियान को नीचे उतरते देख दानव वानर उत्साहित हो गया और उसे अच्छी तरह पीटने का इरादा किया, लेकिन जियाओ मिंग, जो जियान के बगल में खड़ा था, ने अपने हाथ की एक लहर से उसे नीचे जाने से रोक दिया। अपना समय बर्बाद मत करो, मुझे करने दो, जियाओ मिंग ने कहा। शून्य में आगे बढ़ते हुए उसका दाहिना हाथ उठा। आकाश और पृथ्वी में अग्निगुण ऊर्जा जुट गई, जिससे एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव दिखाई दिया। घाटी के चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में पेड़ ऊर्जा के उतार चढ़ाव से हिल गए। लगभग एक सेकंड बाद आकाश में 100 मीटर का उग्र लाल हाथ दिखाई दिया, जो एक भयानक गर्मी पैदा कर रहा था, जिससे उस समय उसके आसपास का स्थान तेजी से विकृत हो गया। बर्फीला आकाश दानव वानर, जो कुछ हद तक भ्रमित था, उसने आकाश में हो रहे भयानक उतार चढ़ाव को महसूस किया। इस उतार चढ़ाव के आतंक ने उसके रोए थोड़े खड़े कर दिए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे पक्ष द्वारा लाया गया मानव इतना भयानक होगा। बर्फीला आकाश दानव वानर के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली और उसी समय बर्फीली ऊर्जा की लहरें उसके शरीर की सतह पर एकत्रित हो गईं, क्योंकि ऊर्जा एकत्रित हो गई थी। बर्फीली ऊर्जा ने हवा को भी जमा दिया और जब उसके नुकीले दांत चौड़े हुए तो ठंडी हवा एकत्रित हो गई, जो तुरंत एक विशाल आधे मीटर के बर्फीले भावर में संघनित हो गई। जैसे ही बर्फीला आकाश दानव वानर के पंजे उसकी छाती पर लगे, भयानक ठंडी ऊर्जा का एक भावर बाहर निकला, जो सीधे आकाश में जलते हुए लाल हाथ पर निशाना साध रहा था, जिससे रास्ते में अंतरिक्ष के शून्य में एक लंबा पीला सफेद निशान बन गया। गिर जाओ। ठंडी ऊर्जा के भावर को देखने के बाद जियाओ मिंग हिंसक रूप से चिल्लाया। विशाल लाल हाथ आसमान से भयंकर रूप से गिरा और अंत में बर्फ के गोले से जोरदार टक्कर हुई।
बर्फ की विशेषता वाली ऊर्जा और अग्नि की विशेषता वाली ऊर्जा टकराई, जिससे एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ जो पर्वत श्रृंखला के बीच में गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। अग्निहाथ पहले बर्फ के गोले के साथ रुका। दोनों विशेषताएं परस्पर अनन्य थीं और दो हमलों के चौराहे पर उन्होंने एक दूसरे को भस्म कर दिया, जिससे खरोंचने की आवाजें निकल रही थीं। हालांकि पहली नज़र में जियाओ मिंग का हमला और स्नो स्काई डेमन एक गतिरोध पर थे, लेकिन वास्तव में जियाओ मिंग का ऊपरी हाथ था। आधा मीटर का स्नोबॉल तेजी से लाल हाथ के नीचे पिघल रहा था और जल्द ही ये गायब हो गया। रास्ते में स्नोबॉल के बिना विशाल लाल हाथ बिजली की गति से स्नो स्काई डेमन एप से टकराया। स्नो स्काई डेमन एप चकमा नहीं दे सका और जो विशाल बल निकला उसने उसे पहाड़ की दीवार से टकरा दिया। धमाका! तेज आवाज के बीच कठोर पहाड़ी दीवार का एक बड़ा हिस्सा स्नो स्काई डेमन एप के पीछे धंस गया और जब बोल्डर फटा तो उसकी पीठ से मकड़ी के जाले की तरह एक दरार फैल गई, जो अंततः पहाड़ की दीवार के लगभग आधे हिस्से तक फैल गई। उसका फर, जो मूल रूप से बर्फ सफेद था, झुलस गया था और मांस और खून के बड़े बड़े टुकड़े गर्म हवा छोड़ रहे थे। दहाड़! इतना भारी झटका सहने के बाद स्नो स्काई डेमन एप भी क्रोधित हो गया और उसकी आंखों का लाल रंग तेजी से बढ़ गया और एक धब्बा उसके शरीर के चारों ओर लाल लाल धुंध दिखाई देने लगी। वह बेरसिक वंश को प्रज्वलित करने वाला है न? हवा में जियाओ मिंग ने पहाड़ की दीवार के सामने खून के रंग की धुंध को देखा और घने कोहरे में स्नो स्काई डेमन एप की पागलपन की आभा बढ़ती रही। उसे वैसे भी हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे परवाह नहीं थी कि स्नो स्काई डेमन एप 3 सितारा है या 5 सितारा। उसे अपने बेरसिक वंश को प्रज्वलित करने देने से उसे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पहाड़ की दीवार पर भयानक ठंडी आभा सभी दिशाओं में फैल गई। बर्फ की एक हल्की परत जमीन पर फैलने लगी। हवा में बर्फ के क्रिस्टल संघनित होते रहे। घाटी इतनी ठंडी थी कि हर सांस सफेद धुंध में बदल गई। सफेद बंदर को घेरने वाला खून के रंग का कोहरा और भी गाढ़ा होता गया, लाल रंग का लाल, मानो वह ताज़ा खून हो। कुछ मिनट बाद कोहरे से भारी कदमों की आवाज आए और पहली चीज जिसने जियाओ मिंग का ध्यान खींचा वह थी रक्त लाल लालटेन की तरह चमकती लाल आंखों की जोड़ी। फिर सफेद बंदर का शरीर रक्त कोहरे से बाहर आया और जियाओ मिंग की आंखों के सामने प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से खून रिस रहा था। सफेद बंदर के शरीर पर सफेद फर खून से लाल हो गया था और उसका शरीर पहले से भी ज्यादा मजबूत था। एक क्रूर और अत्याचारी आभा उत्सर्जित कर रहा था। इस समय जियान के छोटे चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी आ गई क्योंकि वह जियाओ मिंग की ओर उड़ी और सावधानी से बोली, जियाओ मिंग, ये वह है जो वह रूपांतरित होने के बाद दिखेगा। उसकी ताकत, गति और अन्य विशेषताओं में सभी पहलुओं में सुधार होगा, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अध्याय 81 अधीनस्थ को लेना। जियाओ मिंग ने बरसरकर मोड में स्नो स्काई डेमन एप को दिलचस्पी से देखा, जो एक 5 सितारा डोकिंग के बराबर आभा उत्सर्जित कर रहा था, और धीमी आवाज में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्नो स्काई डेमन एप ने अपने बेरसरक वंश को खोल दिया है। हालांकि इसने उसकी ताकत को और बढ़ा दिया है, इसने उसकी बुद्धि को भी कम कर दिया है। लड़ाई दिमाग पर आधारित है। वह पहले से ही मुझसे कमतर था, अब वह ज्यादा परेशानी नहीं पैदा कर सकता। दहाड़! जैसे ही जियाओ मिंग ने अपनी बात पूरी की, स्नो स्काई डेमन एप, जिसने अपना दिमाग खो दिया था, ने अपनी छाती को जोर से पीटा और एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने जियाओ मिंग पर निशाना साधते हुए एक तोप के गोले की तरह हवा में गोली चलाई। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि उसका आध्यात्मिक ज्ञान गिर गया था और अब वह भाग गया। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि वह हवा में था और अपनी इच्छा से आगे बढ़ सकता था। दूसरी ओर स्नो स्काई डेमन एप उड़ नहीं सकता था, फिर भी उसने एक ऐसे व्यक्ति पर हमला करने के लिए हवा में गोली चलाई जिसने उसे अपने हाथों की एक लहर से अपनी आखिरी चाल सक्रिय करने के लिए मजबूर किया था। क्या यह एक उपहार नहीं था? उसकी ताकत बढ़ने के बाद स्नो स्काई डेमन एप की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी और वह पलक झपकते ही जियाओ मिंग के बगल में दिखाई दिया। उसके तीखे पंजे जियाओ मिंग की गर्दन में एक तेज ऊर्जा के साथ धंस गए। स्नो स्काई डेमन एप के पंजों के आकार के साथ अगर एक सामान्य व्यक्ति को इससे छुरा घोंपा जाता तो पूरा ऊपरी शरीर गायब हो जाता। स्नो स्काई डेमन एप अपने पंजों को जियाओ मिंग के शरीर के आधे हिस्से में घुसते हुए देखकर अपने पास बची हुई थोड़ी सी दिव्य बुद्धि से बहुत खुश हुआ। लेकिन तुरंत स्नो स्काई डेमन एप को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने वाले व्यक्ति को खून क्यों नहीं बह रहा था? इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि उसका शरीर अभी भी हवा में अटका हुआ था और नीचे नहीं उतरा था, स्नो स्काई डेमन एप ने एक और प्रहार किया, लेकिन इस प्रहार में उसके सामने मौजूद जियाओ मिंग धीरे धीरे गायब हो गया। ये वास्तव में एक आफ्टर इमेज था।
पांच तत्व ब्रह्म सबसे अच्छी मूवमेंट डू तकनीक थी जिसे जियाओ मिंग ने पिछले 6 वर्षों में हासिल किया था। उनका संक्षिप्त परिचय है, यदि ये दूर है तो भ्रामक छवि का पता लगाना मुश्किल है। जब इसे निष्पादित किया गया तो यह इतना तेज था कि यह एक अवशिष्ट छवि बना सकता था, जो इतनी खास थी कि दुश्मन के लिए असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल था, और जब इसे पूरी तरह से विकसित किया गया तो ये दुश्मन के चारों ओर कई अवशिष्ट छायाएं बना सकता था। ये स्पष्ट था कि स्नो स्काई डेमन एक 5 तत्व ब्रह्म को निष्पादित करने के बाद जियाओ मिंग द्वारा बनाई गई एक आफ्टर इमेज पर हमला कर रहा था। दहाड़ धीरे धीरे गायब हो रही अवशिष्ट छवि को देखते हुए स्नो स्काई डेमन के पास जो थोड़ी सी समझदारी बची थी वह गुस्से से लगभग मिट गई थी। हालांकि कुछ देर हवा में रहना उड़ना नहीं है, और उसका शरीर, जो पहले से ही कुछ देर हवा में था, तेज गति से नीचे गिरने लगा। जियाओ मिंग उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो अगर मारा जाता तो खुश होता, और स्नो स्काई डेमन के हमले को चकमा देने के लिए अपनी मूवमेंट तकनीक का उपयोग करने के बाद उसने एक हाथ में अत्याचारी आभा वाली लाल लौ को बुलाया। यह कोई और नहीं बल्कि 10,000 बीस्ट फ्लेम थी जिसे जियाओ मिंग ने कुछ साल पहले प्राप्त किया था। पिल फायर तकनीक, पायथन ट्रांसफॉर्मेशन। जियाओ मिंग ने एक चीख मारी और उसके हाथ के बीच में जलती हुई लौ हिंसक रूप से 4 या 5 फीट ऊपर उठ गई। आत्मा शक्ति उसके माथे से निकली, जिसने विशाल लौ के आकार को संशोधित किया, और उसकी आत्मा शक्ति के प्रभाव में 10,000 बीस्ट फ्लेम एक अजगर के आकार में एक अग्नि जानवर में बदल गई। ध्यान से देखने पर यह देखा जा सकता था, यह अग्नि अजगर धधकते आकाश की हुई रिफाइनिंग टॉवर के नीचे गिरे हुए हृदय की ज्वाला की अग्नि आत्मा के समान था। पिल फायर तकनीक जियानान अकादमी के कीमिया विभाग से संबंधित एक हमला विधि थी, जिसमें एक कीमियागर विभिन्न प्रकार के जानवरों में ज्वाला को संघनित करके हमला कर सकता था। जब उसने पहली बार गिरे हुए हृदय की ज्वाला की अग्नि आत्मा को देखा था तो जियो मिंग ने सोचा था कि क्या 10,000 जानवरों की ज्वाला को उसके समान अग्नि अजगर में बदलने की हमला शक्ति एक साधारण अग्नि अजगर की तुलना में अधिक होगी। जांच करने के बाद जियो मिंग ने पाया कि यह अग्नि आत्मा वास्तव में न केवल एक शरीर में बदल सकती है, बल्कि इसका रूप ज्वाला को बहुत अच्छी तरह से संघनित कर सकता है और इसकी शक्ति बढ़ा सकता है। इसकी शक्ति कितनी दूर तक जाती थी? जियो मिंग ने सोचा कि एक ही वार उसके सामने मौजूद स्नो स्काई डेमन ऐप को अक्षम कर सकता है। जाओ, जियाओ मिंग ने एक आदेश दिया और विशालकाय सांप, जो हवा में कुंडलित था, ने अपनी गर्दन खोली और स्नो स्काई डेमन ऐप के पीछे चला गया जो जमीन की ओर गिर रहा था, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था और हवा में गति प्राप्त करने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। स्नो स्काई डेमन ऐप केवल अपनी छाती पीट सकता था और दहाड़ सकता था, ये देखते हुए कि फायर पायथन ने आगे बढ़कर उसे घेर लिया। जिस क्षण फायर पायथन ने उसे घेर लिया, स्नो स्काई डेमन ऐप को अत्यधिक गर्मी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके बाद एक भयानक बल ने उसे उलझा दिया, और हालांकि उसने अपनी खुद की ठंडी बर्फ डूबी हुई और अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने के लिए अपने हताश प्रयासों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह व्यर्थ था। गड़गड़ाहट। अजगर ने स्नो स्काई डेमन ऐप को घेर लिया और उसे नीचे जंगल में जोर से पटक दिया, जिससे अनगिनत बड़े पेड़ गिर गए, जिनमें से कुछ फायर पायथन के टकराने पर आग की लपटों में घिर गए और आसमान में एक बहुत बड़ा काला धुआं निकला। वाह जियाओ मिंग, तुम कमाल हो। जी यान, जो लड़ाई शुरू होने के बाद से ही किनारे पर चली गई थी, ने देखा कि स्नो स्काई डेमन ऐप हार गया है और तुरंत खुशी से जियाओ मिंग की तरफ उड़ गई, उसकी बांह को गले लगाते हुए कहा, ये सिर्फ स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति है। जियाओ मिंग मुस्कुराए और विनम्रता से जवाब दिया। जियाओ मिंग विनम्र है या नहीं, इस बात की जी यान को परवाह नहीं थी। वह अब सिर्फ कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क के बारे में सोच सकती थी जिसे स्नो स्काई डेमन ऐप रख रहा था। तुरंत उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया और जल्दी से कहा, चूंकि हमने स्नो स्काई डेमन ऐप को हरा दिया है, तो चलो जल्दी से उस कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क को उठा लेते हैं। कोई जल्दी नहीं है, चलो पहले नीचे जाकर देखते हैं। अरे क्यों? जी यान के सिर पर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। जियाओ मिंग ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे नीचे जंगल की ओर उड़ गया। जी यान को अनिच्छा से उसके पीछे चलना पड़ा। नीचे जंगल में आग पहले ही फैल चुकी थी और पेड़ चटकने और लहरों के साथ जल रहे थे। इस आग का जियाओ मिंग और जी यान पर बहुत कम असर हुआ, जो डूकिंग क्षेत्र में थे। आग के बीच में वे दोनों सीधे स्नो स्काई डेमन ऐप के सामने खड़े थे। इस समय स्नो स्काई डेमन ऐप के शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देते रहे, और हर बार जब ये बर्फ के क्रिस्टल दिखाई देते तो उसे घेरे हुए अग्नि अजगर के उच्च तापमान ने उसके बर्फ के क्रिस्टल को जल वाष्प में बदल दिया और जंगल कुछ समय के लिए चौंका देने वाला कोहरा बन गया। जियाओ मिंग ने स्नो स्काई डेमन ऐप की ओर इशारा किया और उसे घेरे हुए उग्रलाल अजगर तुरंत उसकी ओर उड़ गया।
जैसे जैसे वह उड़ता गया, अजगर धीरे धीरे छोटा होता गया और अंत में 1 फुट के अग्नि सांप में बदल गया, जिसने खुद को जियाओ मिंग के दाहिने हाथ के चारों ओर लपेट लिया। मानव, तुम क्या चाहते हो? स्नो स्काई डेमन एप की त्वचा इस समय बरकरार नहीं थी, उसके पास बर्फ सफेद फर नहीं बचा था, और वह बेदम होकर बोल रहा था, मानो उसकी सांसें भटक रही हों। जाहिर है, वह अभी फायर पाइथन के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था, और अगर जियाओ मिंग ने समय रहते फायर पाइथन को वापस नहीं लिया होता, तो वह मौत के करीब पहुंच जाता। स्नो स्काई डेमन एप, मैं तुम्हें अपना अधीनस्थ बनाना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? तुम मुझे लूटने आए थे और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा अधीनस्थ बनूं। मैं तुमसे कहता हूँ, सपने देखो। स्नो स्काई डेमन एप ने ठंडी सांस ली और अपना सिर एक तरफ झुका लिया। अफसोस, मना करने में इतनी जल्दी मत करो। अगर तुम स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे शरीर पर लगे घावों को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे पता है कि जादुई जानवरों को बदलने में मुश्किल होती है, और तुम्हारी योग्यता के साथ तुम अपने जीवन के बाकी समय के लिए 5वें रैंक पर अटके रह सकते हो। क्यों न मैं तुम्हें बदलने में मदद करने के लिए एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास दूं? जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर स्नो स्काई डेमन एप अचानक हिचकिचाया। हालांकि जादुई जानवरों के पास मनुष्यों की तुलना में एक ही सीमा में लंबी उम्र, मजबूत काया और अधिक लड़ाकू शक्ति के फायदे थे, लेकिन जादुई जानवरों का एक नुकसान भी था, और वह ये था कि वे मनुष्यों की तुलना में वंश पर और भी अधिक निर्भर थे। किसी को इस तथ्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि स्नो स्काई डेमन एप अभी वयस्कता में पहुंचा था और उसके पास पहले से ही डूकिंग स्तर की ताकत थी। लेकिन जब तक वह बुढ़ापे में मर नहीं जाता, तब तक वह इस सीमा को तोड़ने में भी सक्षम नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र में रह सकता है, और जो उसे सीमित करता है वह उसका वंश है। लेकिन अगर वह मानव रूप लेता है, तो ये प्रतिबंधन में भारी कमी आएगी। मानव रूप में उसके पास मानव की साधना प्रतिभा और जादुई जानवर की लंबी आयु दोनों होगी, और परिणामस्वरूप उसकी विकास सीमा नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। इसलिए जियाओ मिंग की स्थिति उसके लिए बहुत लुभावना थी। लेकिन यह विचार कि उसके सामने यह मानव, जिसने अभी उसे पीटा था, अब उसे भर्ती करने आएगा, स्नो स्काई डेमन एप को क्रोधित कर दिया। एक ठंडी खर्राटे के बाद उसने दबी हुई आवाज में कहा, मैं वादा करता हूँ। अध्याय 82, कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क। जब ज़ी यान, जो बगल में थी, ने सुना कि जियाओ मिंग स्नो स्काई डेमन एप को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास देने जा रही है, तो वह थोड़ी दुखी हुई और उसने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और बुदबुदाया, मुझे वो औषधीय जड़ी बूटी मिली है। आपने कहा था कि आप इसका उपयोग बाद में मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए करेंगे। अगर आप इसे इस तरह से देते हैं तो मुझे अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल का क्या करना चाहिए? ज़ी यान ने ऐसा क्यों कहा? ये पता चला कि चूंकि जियाओ मिंग ने 6ठी श्रेणी के कीमियागर को पीछे छोड़ दिया था, इसलिए ज़ी यान को लगा कि उसकी विकास दर बहुत धीमी है, इसलिए वह चाहती थी कि जियाओ मिंग 7वें श्रेणी की कीमियागर बनने के बाद बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने में उसकी मदद करे। जवाब में जियाओ मिंग ने मना नहीं किया। वह एक कीमियागर था, वह किसी को गोलियां परिष्कृत करने के लिए कहने से क्यों मना करेगा? हालांकि जियाओ मिंग की शर्त यह थी कि ज़ी यान कीमियागर के नियमों का पालन करेगा और उसके लिए परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री के 3 हिस्से तैयार करेगा। जवाब में ज़ी यान ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह जड़ी बूटियां खोजने में सबसे अच्छी थी। अब तक ज़ी यान ने जियाओ मिंग के लिए काफ़ी औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ ली थीं, जिसमें एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास भी शामिल था। सिम्युलेटर से मिली 2 जड़ी बूटियों के साथ जियाओ मिंग के पास अब अपने स्टोरेज रिंग में कुल 3 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास थे। स्नो स्काई डेमन एप के साथ जियो मिंग के सौदे को सुनकर ज़ी यान ने सोचा कि जियो मिंग अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास लेकर स्नो स्काई डेमन एप को दे रही है, इसलिए वह थोड़ी दुखी महसूस कर रही थी। चिंता मत करो, वह औषधीय जड़ी बूटी मेरी है। थोड़ी सी व्याख्या के साथ जियो मिंग ने अपनी उंगली पर स्टोरेज रिंग ली और एक जेड बोतल निकाली, उसे स्नो स्काई डेमन एप की ओर फेंक दिया। यह एक उपचार गोली है, इसे जल्दी से खा लो। स्नो स्काई डेमन एप ने गोली की बोतल ली और एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आखिरकार गोली की बोतल अपने मुंह में डाल ली। एक हरी गोली जो एक मजबूत औषधीय सुगंध उत्सर्जित करती थी, सीधे उसके बड़े खूनी मुंह में चली गई। गोली निगलने के बाद स्नो स्काई डेमन एप की आभा जल्दी से ठीक हो गई और उसकी त्वचा से निकला खून गायब हो गया और उसकी जगह ताज़ा खून आ गया जो उसके शरीर की सतह पर खून की एक परत में जम गया था। कुछ ही क्षणों में पपड़ी हट गई और भयानक, भीषण घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए। ठीक हो चुके स्नो स्काई डेमन एप को देखते हुए ज़ी यान आगे बढ़ा और उसे लात मारी, चूंकि तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं,
जल्दी करो और मुझे खजाने तक ले चलो, यहाँ देर मत करो, मुझे नहीं पता कि ज़ियाओ मिंग को एक छोटे से बंदर की क्या ज़रूरत है, तुम बेकार हो। तुम हम्फ। ज़ियान द्वारा लात मारे जाने के बाद स्नो स्काई डेमन ने एक पल के लिए ज़ियान को देखा, फिर खड़ा हो गया और बोला, मेरे साथ आओ। रुको, पहले आसपास की आग को बुझाओ। ज़ियाओ मिंग ने अपने आसपास जलते पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर इस तरह की आग को साफ नहीं किया गया तो ये बड़ी आग का कारण बन सकती है। अगर इसे अभी आसानी से बुझाया जा सकता है तो ऐसा करना बेहतर है। जब स्नो स्काई डेमन ने ज़ियाओ मिंग को ये पूछते हुए सुना तो वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर जोर से दहाड़ा। तुरंत बर्फीली ऊर्जा की एक बर्फ सफ़ेद लहर तेजी से फैल गई और सड़क के किनारे कुछ चट्टानें और पेड़ बर्फीली लहर से प्रभावित होकर तुरंत बर्फ के रंग की बर्फ में बदल गए। अच्छा काम, आगे बढ़ो, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास दूंगा। जंगल को देखते हुए जो बर्फ और बर्फ की दुनिया जैसा लग रहा था, ज़ियाओ मिंग ने संतोष में अपना सिर हिलाया। मूल मालिक स्नो स्काई डेमन के मार्गदर्शन में ज़ियाओ मिंग और ज़ियान आखिरकार बिना किसी परेशानी के घाटी में प्रवेश कर गए। घाटी के अंदर का क्षेत्र अतुलनीय रूप से विशाल था। घाटी में पेड़ और चट्टानें थीं, लेकिन कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं थे। जाहिर है उन सभी को स्नो स्काई डेमन ने बाहर निकाल दिया होगा। हालांकि वहां कोई जीवित प्राणी नहीं थे, लेकिन जमीन पर कुछ नंगी सफ़ेद हड्डियां देखी जा सकती थीं, जो मौत की भूमि की तरह थी, जिससे लोगों को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लगता है कि इस स्नो स्काई डेमन ने कई जादुई जानवरों को मार डाला है जो कोरक्वेंचिंग बॉडी मिल्क पीने के लिए आना चाहते थे। ज़ियाओ मिंग ने चुपके से कहा क्योंकि वह विशाल लाशों को देख रहा था। घाटी में प्रवेश करते हुए हिम आकाश दानव वानर ने अपनी गति नहीं रोकी और उसके नेतृत्व में वे दोनों जल्द ही घाटी के अंत में एक काली काली गुफा के बाहर पहुंच गए। गुफा में एक अस्पष्ट जादुई जानवर की गंध थी, जो हिम आकाश दानव वानर के शरीर की गंध के समान थी, इसलिए यह वह गुफा रही होगी जिसमें वह रहता था। गुफा काफी बड़ी थी, अन्यथा हिम आकाश दानव वानर के लिए यहाँ रहना मुश्किल होता। गुफा का शीर्ष 10 मीटर से अधिक ऊंचा था और गुफा के चारों ओर चट्टानें बिखरी हुई थीं और हर जगह सफ़ेद फर दिखाई दे रहा था। स्नो स्काई डेमन उन दोनों को गुफा के अंत में एक पत्थर की दीवार पर ले गया और तभी वह रुक गया। ज़ियान का छोटा सिर दोनों तरफ घूमा और उसे कोई खजाना नहीं मिला। छोटा बंदर, तुम क्यों रुक रहे हो? यहाँ कोई कोरक्वेंचिंग बॉडी मिल्क नहीं है। इस बार स्नो स्काई डेमन ने ज़ियान को अनदेखा किया। इसके बजाय वह चुपचाप गुफा की दीवार के कोने में चला गया और एक बड़ी हथेली से खोदा। उसने एक मुट्ठी मिट्टी और रेत निकाली और आधे सेकंड बाद जमीन पर एक अंधेरा और उदास छेद दिखाई दिया। ज़ियाओ मिंग, तुम बहुत होशियार हो, तुम अभी भी छेद को बंद करना जानते हो। हमेशा दूसरे जादुई जानवर होते हैं जिनके पास कोरक्वेंचिंग बॉडी मिल्क के बारे में विचार होते हैं, इसलिए मुझे सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि दूसरे चुपके से अंदर न आ जाएं। स्नो स्काई डेमन ने समझाया और ज़ियान की ओर देखा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, वह स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहता था। बकवास बंद करो और जल्दी से रास्ता दिखाओ। यह महसूस करते हुए कि खजाना भूमिगत था, ज़ियान ने स्नो स्काई डेमन की आवाज़ की टोन की परवाह नहीं की और आग्रह किया। मार्ग बेहद घुमावदार था और उन्हें इसे पार करने में लगभग 10 मिनट लग गए, इससे पहले कि ज़ियाओ मिंग, ज़ियान और स्नो स्काई डेमन एक भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो सफ़ेद रोशनी से चमक रही थी। स्नो स्काई डेमन के प्रवेश करने के बाद ज़ियान भी उत्साह से भरे चेहरे के साथ प्रवेश करता है। ज़ियाओ मिंग उसके पीछे पीछे चलता है। जब उसके पैर अंधेरे मार्ग से बाहर निकलते हैं तो ज़ियाओ मिंग को अचानक अपनी आंखें साफ महसूस होती हैं और फिर वह इस भूमिगत दुनिया के आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ज़ियाओ मिंग के सामने जो दिखाई देता है वह स्टेलेक्टाइट से भरी एक भूमिगत दुनिया है। जहां तक नजर जाती है, दूधिया सफ़ेद स्टेलेक्टाइट्स दृष्टि रेखा के अंत तक सब कुछ ढंक रहे थे और उनसे एक हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, जो उस जगह से सारा अंधेरा दूर कर रही थी। स्टेलेक्टाइट्स हर जगह थे, कुछ भूमिगत दुनिया के ऊपर से लटके हुए थे, कुछ 100 मीटर लंबे भी थे और कभी कभी सफ़ेद पायस की बूंदें नीचे टपकती थीं, जो जमीन पर दूधिया पानी छिड़कती थी। क्या भूमिगत दुनिया है? ज़ियाओ मिंग ने आश्चर्य में कहा। कोरक्वेंचिंग बॉडी मिल्क बाईं ओर है। जब वे यहाँ पहुंचे तो ज़ियान को स्नो स्काई डेमन की ज़रूरत नहीं थी। उसकी पहचान करने की क्षमता के साथ और इतने करीब होने के कारण वह मोटे तौर पर बता सकती थी कि अच्छी चीज़ें कहाँ हैं। उन्होंने केवल उसे उत्साहित स्वर में चिल्लाते हुए और जल्दी से बाईं ओर भागते हुए देखा।
ये देखकर जियाओ मिंग भी पीछे पीछे चल पड़ा। वे दोनों इस स्टेलेक्टाइट दुनिया से लगभग 10 मिनट तक भागते रहे और फिर वहीं रुक गए। उनके सामने एक विशाल स्टेलेक्टाइट दिखाई दिया। ये स्टेलेक्टाइट एक छोर पर अंडरवर्ल्ड के गुंबद के शीर्ष से जुड़ा हुआ था और दूसरे छोर पर लंबवत लटका हुआ था। इसका विशाल आकार 100 मीटर से अधिक लंबा था और इसकी चौड़ाई 2 लोगों के बराबर मोटी थी और इसके चारों ओर एक हल्का सफ़ेद प्रकाश था जो इसे एक क्रिस्टल स्तंभ जैसा दिखता था। ये स्टेलेक्टाइट निस्संदेह भूमिगत दुनिया का सबसे विशाल स्टेलेक्टाइट था और इस आकार में ये स्टेलेक्टाइट्स के बीच एक सम्राट की तरह था जो इसके चारों ओर अनगिनत स्टेलेक्टाइट्स की आराधना प्राप्त कर रहा था। जब सबकी आंखें धीरे धीरे नीचे झुकीं तो इस स्टेलेक्टाइट के नीचे एक बहुत बड़ा नीला पत्थर था जिसका अधिकांश हिस्सा जमीन में दबा हुआ था। इस समय पत्थर के शीर्ष पर आधे मीटर से भी कम गहरा एक छेद है जो ऊपर के स्टेलेक्टाइट की नोक के ठीक सामने है और उस छेद में 2 इंच गहरा दूधिया सफ़ेद पानी है और पानी के ऊपर एक हल्का सफ़ेद धुंध है। सफ़ेद धुंध काफ़ी अजीब है क्योंकि यह बहती है लेकिन कभी नहीं फैलती है। जियान नीले पत्थर पर लेटी हुई थी। उसका छोटा सिर धुंध के बादल में दबा हुआ था। उसकी नाक की नोक पानी की सतह से 1 मिलीमीटर से भी कम की दूरी पर थी। उसकी नाक हिल रही थी, सूंघ रही थी और बार बार गंध की पुष्टि कर रही थी। कई बार पुष्टि करने के बाद जियान उदास होकर खड़ी हो गई। उसका छोटा चेहरा बेहद उदास था और उसने जियाओ मिंग को दुखी होकर देखा। जियाओ मिंग, छेद में ये तरल वह खजाना नहीं लगता है जिसे मैंने महसूस किया था। असंभव, ये खजाना वही है जिसकी मैं रखवाली कर रहा था। ये निश्चित रूप से कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। जियाओ मिंग के ये सुनने के बाद आइस नो स्काई डेमन ने जवाब दिया। ये वही था जिसकी वह सामान्य रूप से रखवाली करता था और भले ही उसने काफ़ी पी लिया था लेकिन वह निश्चित था कि यह निश्चित रूप से कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क था। ये वास्तव में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क है लेकिन ये केवल पतला है। तरल की मात्रा को देखते हुए जियाओ मिंग ने धीरे से कहा। बर्फीला आकाश दानव बंदर उसके शब्दों पर जम गया। पतला? क्या ऐसी कोई चीज़ अभी भी मौजूद है? वह कैसे नहीं जानता था? पतला? क्या असली खजाना शिखर पर नहीं होगा? जियान का छोटा सिर अभी भी काफ़ी बुद्धिमान था और उसने तुरंत परिणाम का अनुमान लगा लिया। मेरे पीछे आओ। जियाओ मिंग ने अपना सिर उठाया और पहाड़ के गुंबद पर उल्टा लटके विशाल स्टेलेक्टाइट को देखा। जियान को संकेत दिया और फिर उसका शरीर धीरे धीरे विशाल सेंट की ओर तैरने लगा। लेक्टाइट जियाओ मिंग के व्यवहार को देखकर जियान की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। हालांकि स्नो स्काई डेमन एप भी उसका पीछा करना चाहता था लेकिन वह नहीं सकता था और केवल खड़े होकर देख सकता था। वे दोनों विशाल स्टेलेक्टाइट के साथ उड़ते रहे जो 100 मीटर से अधिक तक लंबवत रूप से ऊपर उठा हुआ था और कुछ मिनटों के बाद वे अंडरवर्ल्ड के गुंबद के शीर्ष पर पहुंच गए। यहाँ से नीचे देखने पर वे स्टेलेक्टाइट जो पहले काफी बड़े दिखाई देते थे अब चींटियों जितने छोटे लग रहे थे। इधर उधर देखने पर कुछ स्टेलेक्टाइट अंडरवर्ल्ड के गुंबद पर लटके हुए भी दिखाई दे रहे थे जो प्रकाश की फीकी किरणें उत्सर्जित कर रहे थे जो पूरे अंडरवर्ल्ड को रोशन कर रही थी। जियाओ मिंग ने आसपास के स्टेलेक्टाइट पर ध्यान नहीं दिया लेकिन सबसे विशाल स्टेलेक्टाइट के नीचे रुक गया। यहाँ पहले से ही उस बिंदु पर जहाँ स्टेलेक्टाइट अंडरवर्ल्ड के गुंबद को छूता था, स्टेलेक्टाइट के अंदर से एक फीकी फ्लोरोसेंट रोशनी छनकर बाहर आ रही थी जो एक पारदर्शी क्रिस्टल की तरह प्रक्षेपित हो रही थी। बेहद खूबसूरत। जियाओ मिंग यहाँ खड़ा था। उसने अपने साथ आए जियान को देखा और कहा, जियान, इसे फिर से महसूस करो। जियान ने भूमिगत दुनिया के गुंबद पर पहुंचते ही इसे महसूस कर लिया था, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके क्रिस्टल स्टेलेक्टाइट को गले लगा लिया। उसका छोटा सा चेहरा स्टेलेक्टाइट के आधार के बहुत करीब था। थोड़ी देर बाद उसने उत्साहित स्वर में कहा, ये सही है, ये वह जगह है, ये वह खजाना है जिसे मैंने महसूस किया। अध्याय 83। ज़ुतियान। जियान के मूड के ठीक होने का कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जियाओ मिंग ने कहा, चूंकि तुम्हें यकीन है कि कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क यहाँ है, एक पल के लिए अलग हट जाओ और मुझे इसे उठाने दो। ओह! जियान ने सिर हिलाया और जल्दी से जियाओ मिंग की तरफ उड़ गई लेकिन उसकी आंखें उस स्थिति पर टिकी रही जिसमें वह अभी थी, उन्हें हटाने में असमर्थ। जियाओ मिंग उस जगह पर उड़ गया जहाँ जियान अभी अभी गया था और उसकी आत्मा की शक्ति उसकी भौहों से उभरी। अपने होठों पर मुस्कान के साथ अपने स्टोरेज रिंग से सफ़ेद जैड का एक अच्छा टुकड़ा निकालने से पहले कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के सटीक स्थान की जांच की। उसने डूक्यूई को जैड के टुकड़े की सतह के चारों ओर लपेटा और फिर उसका उपयोग करके उस बिंदु पर धीरे से काटा जिसे उसने अभी अभी जांचा था। डूक्यूई के घेरे में आने से जैड का टुकड़ा काफी तेज हो गया।
और बस एक हल्के स्पर्श से जेड के टुकड़े की नोक एक सूक्ष्म ध्वनि के साथ क्रिस्टल स्टेलेक्टाइट में धंस गई। अपनी हथेली से जेड के टुकड़े को मजबूती से पकड़कर जियाओ मिंग ने सटीक गोलाकार कट लगाए और हवा में ची ची की सूक्ष्म ध्वनि गूंज उठी। अचानक उसके हाथ में जेड के टुकड़े ने सर्कल के अंतिम भाग को पूरा किया और तुरंत आधार से एक गोलाकार स्टेलेक्टाइट का टुकड़ा टूट गया। जियाओ मिंग ने इसे एक तेज गति से पकड़ लिया और अपना सिर उठाया, और जहां टुकड़ा गिरा था वहां से एक तेज रोशनी हिंसक रूप से निकली। प्रकाश के इस स्तर का जियाओ मिंग पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जो सीधे कटे हुए गोलाकार उद्घाटन में देखने में सक्षम था। कटे हुए गोलाकार स्टेलेक्टाइट के अंदर एक गाढ़ा पन्ना रंग का तरल निलंबित था। जैसे कि यह आध्यात्मिक प्रकृति का था, ये तरल स्टेलेक्टाइट में धीरे धीरे बहता था, लेकिन इसकी गति की सीमा केवल गोलाकार उद्घाटन के आसपास थी, आगे नहीं जा रही थी। इस पन्ना रंग के चिपचिपे तरल में निहित शुद्ध ऊर्जा जियाओ मिंग के लिए काफी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि शुद्धता नीचे नीले पत्थर के खोखले में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की तुलना में 10 गुना अधिक घनी थी और साधारण स्वर्गीय खजाने से कहीं अधिक थी। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की उपस्थिति के साथ समृद्ध और कोमल सुगंध दूर हो गई, और उसके बगल में जियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक मादक रूप प्रकट करते हुए जैसे उसका शरीर अनजाने में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क के सामने चला गया। उसका मुंह चौड़ा हो गया और जियाओ मिंग को उसके मुंह के कोने से क्रिस्टलीय रेशम का एक संकेत निकलता हुआ दिखाई दिया। जियान को अपना मुंह खोलते हुए तरल को चाटने के लिए तैयार होते हुए देखकर जियाओ मिंग ने तुरंत अपना दाहिना हाथ उसके छोटे से सिर पर रख दिया। अपनी नाजुक छोटी जीभ को बाहर निकालकर कुछ चाटने के बाद जियान, जिसे लगा कि उसने हवा के अलावा कुछ भी नहीं चाटा है, ने आश्चर्य की आवाज निकाली और अपनी आंखें खोली। एक बार जब उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने एक दयनीय भाव के साथ अपना सिर जियाओ मिंग की ओर घुमाया। जाहिर है, कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क उसके लिए एक बड़ा प्रलोभन था, लेकिन जियाओ मिंग ने उसे जाने नहीं दिया। उसने बस उसके छोटे से सिर को सहलाया और असहाय होकर कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, यह असली कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क बेहद नाजुक है। केवल सबसे गर्म जेड ही इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर आप इसे किसी अन्य वस्तु से छूते हैं तो मुझे डर है कि यह कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क, जो कई सालों से संघनित है, मौके पर बेकार कबाड़ के ढेर में बदल जाएगा। तो अगर आप इसे अभी चाहते हैं तो आप परिणाम की कल्पना कर सकते हैं, इसलिए आपको अपना हिस्सा लेने से पहले इसे इकट्ठा करने के लिए मेरा इंतजार करना चाहिए। तो इसे जल्दी से ले लो। ये सुनकर जियान थोड़ा पीछे हट गया और जियाओ मिंग से आग्रह किया। जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से जेड से बना एक चम्मच निकाला। एक कीमियागर के रूप में जेड गोलियां रखने के लिए सबसे अच्छा कंटेनर था, इसलिए उसके पास सभी प्रकार के जेड बर्तन भी स्टोर थे। डी को अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया। जियाओ मिंग ने जेड चम्मच को स्टेलेक्टाइट दूध में सावधानी से डाला, अपनी कलाई को तेजी से घुमाया और कुछ ही मिनटों में कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क का अधिकांश हिस्सा निकाल लिया। कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क की थोड़ी मात्रा छोड़ने के बाद जियाओ मिंग ने जेड चम्मच निकाला और फिर स्टेलेक्टाइट के टुकड़े को अपने हाथ में रख लिया, और तुरंत तेज रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और स्टेलेक्टाइट एक बार फिर पहले जैसा शांत हो गया। जेड चम्मच में मौजूद तरल को 2 अच्छी गुणवत्ता वाली जेड बोतलों में समान रूप से डालने के बाद, जो बहुत पहले से तैयार की गई थी, जियाओ मिंग ने जेड की एक बोतल जियान को सौंप दी। यहाँ आपका हिस्सा इस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क में धरती की शक्ति है, जो हजारों सालों से इस स्टेलेक्टाइट में संघनित है। ऊर्जा अपार है, इसे शांति से पिए, इसे एक बार में न पिए, समझे? समझ गया। जियान ने जेड की बोतल ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने जेड की बोतल उठाए और एक बूंद अपने मुंह में डाली। उसकी गुलाबी जीभ ने उसे संतुष्ट मुस्कान के साथ चाटा। ये स्वादिष्ट है। जाहिर है, ये कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क उन औषधीय जड़ी बूटियों की तुलना में बहुत बेहतर स्वाद वाला था। उसकी खुशमिजाज सूरत देखकर जियाओ मिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। केवल एक जादुई जानवर ही इस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को इस तरह पीने की हिम्मत कर सकता है। अगर कोई साधारण इंसान इस तरह से एक घूंट भी ले तो शायद वह तुरंत फट जाएगा। जियान को गुंबद से नीचे उड़ने का संकेत देने के बाद जियाओ मिंग एक बार फिर उस नीले पत्थर के बगल में उतरा और उस छेद में दूधिया सफेद तरल की ओर देखा। हालांकि यह कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क पहले से ही पतला था, लेकिन इसका प्रभाव काफी अच्छा था। भले ही यह मज्जा को साफ करने और हड्डियों को परिष्कृत करने का प्रभाव हासिल न कर सका हो, फिर भी यह शरीर को तड़का लगाने पर काफी प्रभाव डालता था। जब 4 जेड जार भर गए तो छेद में अब ज्यादा कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क नहीं बचा था। बगल में खड़ा स्नो स्काई डेमोनिक जियाओ मिंग को उदास भाव से देख रहा था, क्योंकि उसने कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क उठाया था,
जो मूल रूप से उसका था, उसका आंतरिक हृदय दर्द से भर गया था और उसे चीखने की इच्छा हुई। लेकिन जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की भयानक ताकत और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास के बारे में सोचा, जिसका उसने वादा किया था, तो उसने अपने दिल के दर्द को दबा लिया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं। स्नो स्काई डेमन एप ने अभी अभी अपना सिर एक पल के लिए घुमाया था जब उसने जियो मिंग की आवाज़ सुनी। ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास है, इसे अभी निगल लो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इन शब्दों ने स्नो स्काई डेमन एप को खुश कर दिया और उसका बहुत सारा दर्द गायब हो गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने सीधे अपने सामने एक औषधीय जड़ी बूटी को देखा जिसमें एक आकर्षक और अजीब सी खुशबू थी। जब स्नो स्काई डेमन एप ने खुशबू को सूंघा तो ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से उछल पड़ी हो। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल की तरह नहीं है, इसे सफलतापूर्वक बदलना इतना आसान नहीं है और यह खतरनाक भी होगा। यह आप पर निर्भर है कि आप सफल हो पाते हैं या नहीं। जियाओ मिंग ने स्नो स्काई डेमन एप को देखा और कहा। स्नो स्काई डेमन एप ने उसके शब्दों पर थोड़ा सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना खून से लथपथ मुंह खोला और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को निगल लिया जो उसके सामने असामान्य रूप से छोटा लग रहा था। दहाड़! स्नो स्काई डेमन एप, जिसने लंबे समय से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास को नहीं निगला था, बेहद असहज लग रहा था। उसका मुंह लगातार दहाड़ रहा था, उसके विशाल नुकीले पंजे लगातार उसकी छाती पर वार कर रहे थे और उसके शरीर का आकार बढ़ रहा था और घट रहा था। जियाओ मिंग के बगल में जी यान ने ये दृश्य देखा और थोड़ा खुश हुआ। ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास निगलना इतना आसान नहीं है। मुझे याद है जब मैं आधे रास्ते में, जी यान अचानक चुप हो गया और कुछ और नहीं बोला। तुम तब कैसे थे? बगल में खड़े जियाओ मिंग ने उत्सुकता से पूछा। कुछ ऐसा ही, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, जी यान ने मुंह बनाया। आधे घंटे बाद जियाओ मिंग के सामने एक सफेद बालों वाला युवक खड़ा था। वह आदमी गठीला शरीर वाला था, 2 मीटर से ज्यादा लंबा, और उसने जो काले कपड़े पहने थे वे उभरे हुए थे। ये स्नो स्काई डेमन एप था जिसने सफलतापूर्वक रूपांतरित किया था। परिवर्तन की प्रक्रिया असाधारण रूप से कठिन थी और कई बार स्नो स्काई डेमन एप असफल होने और अपने सभी प्रयासों को खोने की कगार पर था, लेकिन अंत में उसने दृढ़ निश्चय किया। उसके हाथों को देखते हुए स्नो स्काई डेमन एप उत्साह से चिल्लाया और जियाओ मिंग के सामने घुटनों के बल बैठकर सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर एम। जियाओ मिंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मनुष्यों की तुलना में जादुई जानवर बहुत सरल और आभारी थे। स्नो स्काई डेमन एप ने उसे बहुत स्पष्ट तरीके से मास्टर कहा। उठो। हाँ, स्नो स्काई डेमन एप को देखते हुए जो सम्मानपूर्वक खड़ा था, जियाओ मिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, चूंकि आपने सफलतापूर्वक रूपांतरित किया है, इसलिए आपका एक नाम भी होना चाहिए। क्या आपके पास कोई विचार है? मैं कोई नाम नहीं सोच सकता, इसलिए मुझे कोई विचार नहीं है। स्नो स्काई डेमन एप ने अपना सिर खुजलाया और घबराहट में कहा। उसने वास्तव में नहीं सोचा था, उसने पहले नाम रखने जैसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था और न ही वह इसमें बहुत अच्छा था। तुम बिना नाम के नहीं रह सकते या भविष्य में तुम्हें बुलाना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा मूल शरीर स्नो स्काई डेमन एप है, इसलिए भविष्य में तुम्हें ज़ूतियान कहा जाएगा। ये नाम कैसा रहेगा? स्नो स्काई डेमन एप ने सोचा कि यह एक अच्छा नाम है और वह वास्तव में नहीं जानता था कि नाम कैसे चुना जाए, इसलिए उसने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। अच्छा लगता है, तो अब से मुझे ज़ूतियान कहा जाएगा। हे। ये देखकर कि स्नो स्काई डेमन एप ने उसके द्वारा दिए गए नाम का विरोध नहीं किया, जियाओ मिंग ने हल्के से हंसते हुए जियान से कहा, जो उसके बगल में उठ गया था, इन अकेडमी में वापस जाने का समय आ गया है। ये सुनकर जियान की आंखें चमक उठी। वह आखिरकार वापस जा सकती थी। इस छोटे से ऐप के लिए उसने इस भूमिगत दुनिया में लंबा समय बिताया था। चलो जल्दी चलते हैं, जियान ने कहा कि जैसे ही वह आगे बढ़ी और जिस दिशा से वे आए थे उस दिशा में उड़ी। ज़ूतियान को अपने पीछे आने का इशारा किया। जियाओ मिंग भी उसी दिशा में उड़ गया। अध्याय 84, जियामा साम्राज्य में लौटने की योजना। चूंकि वे पहले ही एक बार रास्ते से परिचित हो चुके थे, इसलिए इस बार जियाओ मिंग को बाहर निकलने में पहले जितना समय नहीं लगा और 10 मिनट से भी कम समय में वे तीनों गुफा के बाहर थे। गुफा के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूर खड़े जियाओ मिंग ने मुड़कर मार्ग को देखते हुए अपने पास खड़े ज़ूतियान से कहा, ज़ूतियान, चूंकि तुम भविष्य में मेरे पीछे आओगी, इसलिए इस आवास को बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए चलो इसे नष्ट कर देते हैं ताकि हम जो कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क छोड़ गए हैं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो। यह अफसोस की बात होगी अगर स्टेलेक्टाइट्स जो केवल 10,000 वर्षों में बन सकते हैं
नष्ट हो जाएं। मम्मा। इन शब्दों पर ज़ूतियान ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गुफा के प्रवेश द्वार की तरफ चला गया और अपना हाथ हिलाया। गड़गड़ाहट। ज़ूतियान की मजबूत भुजा से पहाड़ की दीवार पर एक बहुत बड़ा बल संचारित हुआ, जो भारी प्रहार के कारण ढह गई और डूब गई। अपनी भुजा के कुछ और झटकों के बाद ज़ूतियान ज़ियाओ मिंग के पीछे लौट आया और अब गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढही हुई चट्टानों से ढका हुआ था। ये देखकर ज़ियाओ मिंग की पीठ के पीछे 1 मीटर से अधिक लंबे ज्वलंत लाल पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। ज़ूतियान, तुम मानव रूप में बदलने में कामयाब हो गए हो, इसलिए तुम्हें दुखी हुई के साथ अपने पंख बनाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ज़ूतियान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर ज़ियाओ मिंग ने उनसे कहा कि अब जाने का समय हो गया है। फिर वह प्रकाश की छाया में बदल गया और दूर उड़ गया। ज़ियान और ज़ूतियान, जो उसी स्थान पर रहे, ने भी अपनी अपनी पीठ पर पंख उगाए और ज़ियाओ मिंग का पीछा करते हुए आसमान में उड़ गए। कुछ मिनट बाद ज़ियाओ मिंग और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां इन अकेडमी स्थित थी। कौन आ रहा है? कृपया रुकें। जैसे ही ज़ियाओ मिंग इन अकेडमी के बैरियर के पास पहुंचने वाला था, बैरियर से एक शक्तिशाली चिल्लाहट आई। प्रश्नात्मक आवाज सुनकर ज़ियाओ मिंग आश्चर्यचकित नहीं हुआ और उसने खुद को हवा में स्थिर करते हुए जोर से कहा, एल्डसू, यह मैं हूँ, ज़ियाओ मिंग। ज़ियान और ज़ूतियान भी उसके पास रुक गए। तो यह ज़ियाओ मिंग और ज़ियान हैं। बूढ़े व्यक्ति ने शब्द सुने, बैरियर खोला और अपना चेहरा दिखाया। उसकी शक्ल देखकर वह कोई और नहीं बल्कि एल्डसू था, जो ज़ियाओ मिंग द्वारा इन अकेडमी में प्रवेश करने पर मिले 2 एल्डर में से एक था। वास्तव में ज़ियाओ मिंग और ज़ियान की स्थिति और साधनों के साथ वे इन अकादमी के प्रवेश द्वार पर नहीं रुकते, क्योंकि अवरोध के पास एक विशेष पहचान विधि थी। एल्डसू केवल ज़ूतियान, एक अज्ञात शक्तिशाली व्यक्ति के कारण प्रकट हुए। ज़ियाओ मिंग 1 साल से अधिक समय से एल्डर थे और एल्डसू और अन्य एल्डर से पहले से ही बहुत परिचित थे, इसलिए एल्डसू ने सीधे पूछा, ज़ियाओ मिंग, आपके बगल में कौन है? ये जादुई जानवर स्नो स्काई डेमन एप है, जो अब सफलतापूर्वक रूपांतरित हो गया है और मानव दुनिया से मिलने के लिए मेरे साथ जियामा साम्राज्य में लौटने की तैयारी कर रहा है। ज़ियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। क्या वह एक जादुई जानवर है जिसने मानव रूप धारण किया है? एल्डसू को उनके शब्दों पर थोड़ा आश्चर्य और संदेह हुआ। क्या एक जादुई जानवर को मानव रूप लेने के लिए पूर्वज स्तर पर होना जरूरी नहीं है? कैसे हुआ कि इस स्नो स्काई डेमन एप की आभा उसकी तुलना में कुछ बिंदु कमजोर थी? एल्डसू के हैरान भाव को देखते हुए ज़ियाओ मिंग ने हंसते हुए कहा, स्नो स्काई डेमन एप ने वही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास निगल लिया जो ज़ियान ने निगला था, और उसके बाद ही वह सफलतापूर्वक रूपांतरित हुआ। इन शब्दों पर एल्डसू ने समझ में सिर हिलाया और चुपके से कहा कि इस स्नो स्काई डेमन एप की किस्मत अच्छी है। साधारण जादुई जानवरों की विफलता दर जो रूपांतरण के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास पर निर्भर रहना चाहते थे, बहुत अधिक थी, और अगर वे असफल हो गए तो उनके शरीर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भी किया जा सकता था। चूंकि वह जानता था कि अज्ञात पावरहाउस को ज़ियाओ मिंग द्वारा लाया गया था, एल्डसू ने बकवास नहीं की और सीधे उन्हें पंजीकृत किया और उन्हें जाने दिया। उसने केवल ज़ियाओ मिंग से पूछा कि वह जियानान अकादमी कब छोड़ेगा और कब वापस आएगा। एकमात्र छठे स्तर के रूप में इस समय जियानान अकादमी में किमियागर ज़ियाओ मिंग अभी भी इन बुजुर्गों द्वारा बहुत मांग में था। ज़ियाओ मिंग, जो एक बुजुर्ग बन गया था, ने बहुत पहले ही उसी जगह पर रहना बंद कर दिया था जहां वह शुरू में रहता था, और इसके बजाय बुजुर्गों के क्षेत्र में उसका अपना एक छोटा सा आंगन था। ज़ियान और ज़ूतियान के साथ इन अकादमी में कुछ क्षणों के लिए उड़ान भरने के बाद ज़ियाओ मिंग अपने स्वयं के आंगन के सामने उतरा। छोटे आंगन के सामने एक मजबूत आदमी जो कुछ समय से इंतजार कर रहा था, पहले तो चौंक गया जब उसने तीनों को अपने सामने उतरते देखा, फिर उसने एक प्रसन्नतापूर्ण नजर दिखाई। उसे जल्दी से ज़ियाओ मिंग का अभिवादन करते देखा जा सकता था और उसकी ऊंची आवाज गूंजी, चचेरे भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। जब ज़ियाओ मिंग ने आगंतुक को देखा तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, चचेरे भाई ज़ियाओ शान, मुझे अभी जाना था, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ करें। जियो शान जियो मिंग के प्रवेश के 1 साल बाद इन अकादमी में शामिल हो गया था। अब वह 5 साल से वहां था और इस साल ही स्नातक हुआ था। इन अकादमी में 5 साल बिताने के बाद ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टॉवर और जियो मिंग के साथ जियो शान का सुधार निस्संदेह जबरदस्त था। इस समय वह पहले से ही 3 सितारा डू स्पिरिट तक पहुंच चुका था, जिसकी जियो मिंग के साथ कोई तुलना नहीं थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इन अकादमी में स्नातक होने के समय ये 3 सितारा डू स्पिरिट क्षेत्र साधना केवल औसत मानी जा सकती थी।
लेकिन जियानान अकादमी की इन अकादमी एक ऐसी जगह थी जहां पूरे महाद्वीप से प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं, और साधना का ये स्तर वास्तव में जियोशान जैसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा था, जिसकी प्रतिभा मूल रूप से बहुत अच्छी नहीं थी। इस स्तर की साधना पर वह जियामा साम्राज्य विशेषज्ञ कहलाने के योग्य भी था और जियो मिंग के बाद जियो परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति बन गया था। ये ध्यान देने योग्य है कि इन कुछ वर्षों में जियाओ शान का कद और भी अधिक भयावह होता जा रहा था, और उसकी तुलना स्नो स्काई डेमन एप से की जा सकती थी, जो मानव रूप में बदल गया था। जियाओ मिंग, जो हाल के वर्षों में बहुत बड़ा हो गया था, वास्तव में उसके सामने थोड़ा छोटा लग रहा था। पहले तो जियाओ मिंग ने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जियाओ शान मूल रूप से इतना लंबा होने में सक्षम था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह जियाओ शान की उच्च स्तरीय क्यूई विधि जुबान का प्रभाव था, जो उसे शुरुआत में जियाओ मिंग द्वारा दी गई थी। जियाओ मिंग को भी उम्मीद नहीं थी कि इस क्यूई विधि का ये प्रभाव होगा। जियाओ शान और जियाओ मिंग ने कई साल एक साथ बिताए थे और एक ही कबीले से थे। इसके अलावा वह अपेक्षाकृत सरल और ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस समय प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। जियाओ मिंग को जवाब देने के बाद की कोई समस्या नहीं है। उसने अपनी जिज्ञासु निगाह जू तियान की ओर घुमाई। चचेरा भाई, ये कौन है? उसका नाम जू तियान है। वह डुकिंग क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और इस बार हमारे साथ जियामा साम्राज्य में वापस आएगा। जियामा साम्राज्य में वापस लौटना कुछ ऐसा था जिसकी योजना जियाओ मिंग ने बहुत पहले ही बना ली थी। अब जब वह जियानान अकादमी में था, तो उसकी साधना की गति पहले जितनी तेज नहीं थी। साथ ही डुकिंग का डू सम्राट तक पहुंचना एक और बड़ी बाधा थी, इसलिए उसने सफलता पाने के लिए नेदर पॉइजन फ्लेम के साथ साथ ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का उपयोग करने की योजना बनाई। इसके अलावा वह अपने गुरु एल्डर हो के लिए 7 क्रम ग्रीन स्पिरिट लार का आदान प्रदान करने के लिए नालन परिवार में भी जाना चाहता था। इससे उसे छठे स्तर के कीमियागर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जी यान, जो किनारे पर खड़ी थी, ने मूल रूप से जियाओ मिंग के जाने के बारे में सुना था जब वह एल्डर सू से बात कर रहा था, और अब जब उसने उसे और जियाओ शान को फिर से उसके जाने के बारे में बात करते हुए सुना, तो वह खुद को रोक नहीं पाए। जियाओ मिंग, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जी यान लंबे समय से इन अकेडमी को छोड़कर रोमांचकारी यात्रा पर जाने का बहाना ढूंढना चाहती थी, लेकिन फर्स्ट एल्डर सू कियान ने उसे जाने से मना कर दिया था। अब जब जियाओ मिंग जा रही थी तो यह एक अच्छा अवसर था और उसे इसका फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा जियाओ मिंग के जाने के बाद उसके खाने के लिए गोलियां बनाने वाला कोई नहीं होगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। वह उन गंदी जड़ी बूटियों को खाना जारी नहीं रखना चाहती थी। जी यान के अनुरोध के लिए जियाओ मिंग को पहले से ही इसकी उम्मीद थी और उसने बस सिर हिलाया और सहमति जताई। हाँ, लेकिन जब तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और इधर उधर भागना नहीं होगा, वरना मैं तुम्हें जरूर वापस भेज दूंगा। जियाओ मिंग जी यान को अच्छी तरह से जानता है। वह एक ऐसी शख्सियत थी जो स्थिर नहीं बैठ सकती थी। इसके अलावा उसकी खुद की ताकत काफ़ी अच्छी थी और वह किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी। वह अक्सर इधर उधर भागती रहती थी, इसलिए उसे उस पर शर्तें रखनी पड़ी, अन्यथा वह बहुत परेशानी खड़ी कर सकती थी। समझ गई, तो मैं अभी फर्स्ट एल्डर से बात करने जाऊंगा। ये देखकर कि जियाओ मिंग उसे वापस ले जाने के लिए सहमत हो गया, जी यान के चेहरे पर एक प्रसन्नता भरी झलक दिखी और वह तुरंत बाहर निकल गई। वरिष्ठ जी यान अभी भी बहुत ऊर्जावान है। उस जगह को देखते हुए जहां जी यान गायब हो गया था, जियाओ शान ने आह भरते हुए कहा। इन कुछ वर्षों के दौरान वह स्वाभाविक रूप से जी यान से मिला। जब वह पहली बार जी यान से मिला तो उसने सोचा कि जी यान बुजुर्गों में से एक की पोती है, और जब जियाओ मिंग ने उसे बताया कि जी यान उससे भी अधिक शक्तिशाली है और उसे सावधान रहना चाहिए कि वह उसे नाराज न करे, वह अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय था, ये सोचकर कि जियाओ मिंग मजाक कर रही थी। जियाओ मिंग कौन है? वह जियानान अकादमी का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये लड़की उससे ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है? कौन इस पर विश्वास करेगा? खैर, उसने नहीं किया। जब तक उसने जी यान को एक शक्तिशाली चोटी डू स्पिरिट को थप्पड़ मारते नहीं देखा, जो मजबूत रैंकिंग में थी, और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तभी जियाओ शान को एहसास हुआ कि जियाओ मिंग ने जो कहा था वह सच था, कि वह मजाक नहीं कर रहा था, और इस लड़की की ताकत वास्तव में भयानक थी। जब से उसने देखा था कि जी यान कितनी उग्र थी, जियाओ शान हमेशा जी यान का सम्मान करता था और बहुत ज्यादा संपर्क करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे मार पड़ने और कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर पड़े रहने का डर था। अध्याय 85। प्रथम एल्डर सू कियान। जियान हमेशा ऐसी नहीं होती, लेकिन उसका दिल एक बच्चे जैसा है। चलो, दरवाजे पर खड़े मत रहो, अंदर आओ और बातें करो।
जियाओ मिंग ने जियाओ शान की बातों पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर दरवाज़ा धक्का देकर छोटे से आंगन में प्रवेश किया। जू तियान ने जियाओ शान को अभिवादन में सिर हिलाया और वे दोनों जियाओ मिंग के पीछे छोटे से आंगन में चले गए। छोटे आंगन के बाहरी क्षेत्र को पार करते हुए जियाओ मिंग सीधे बैठक कक्ष में प्रवेश कर गया। जियाओ शान और जू तियान, जो उसके पीछे थे, को मेज के पास बैठने दिया। उसने अपने भंडारण की अंगूठी से फायर क्लाउड चाय निकाली और उन तीनों में से प्रत्येक के लिए एक कप तैयार किया। थोड़ी चाय लो मम्मा, चचेरे भाई, आपकी ये फायर क्लाउड चाय हमेशा की तरह अच्छी है। चाय की चुस्की लेने के बाद जियाओ शान ने प्रशंसा की। जू तियान, जो उसके बगल में था, ने सूंघते हुए जियाओ शान के उदाहरण का अनुसरण किया और अपना सिर हिलाने से पहले एक घूंट लिया। हालांकि उसने पहले कभी चाय नहीं पी थी और उसका अधिक मूल्यांकन नहीं कर सकता था, लेकिन वह बता सकता था कि यह अच्छी है या नहीं, और इस चाय का स्वाद वास्तव में अच्छा था और उसे बहुत पसंद आया। हे, अगर यह अच्छी नहीं होती तो मैं इसे बाहर नहीं लाता। मेरे पास इस चाय का ज्यादा स्टॉक नहीं है। मुस्कुराते हुए जियाओ मिंग ने भी चाय की चुस्की ली। चाय खत्म करने के बाद जियाओ मिंग ने अपने बगल में बैठे जियाओ शान से पूछा, इस बार हम जियामा साम्राज्य में वापस लौटेंगे और मैंने तुमसे, चचेरे भाई, बाहरी अकादमी में 2 कबीले के सदस्यों से पूछने के लिए कहा था कि क्या वे हमारे साथ वापस लौटना चाहते हैं। ये कैसे हुआ? पिछले 6 सालों में जियाओ परिवार से 2 और लोग जियानान अकादमी में प्रवेश कर चुके थे, जिससे जियाओ मिंग को बहुत संतुष्टि हुई। जियाओ परिवार में अभी भी सामान्य मस्तिष्क सर्किट वाले लोग थे। इन 2 लोगों के लिए जियाओ मिंग ने कुछ मदद भी की, ठीक वैसे ही जैसे उसने जियाओ शान के साथ की थी। इस बार जब वह जियामा साम्राज्य में वापस जा रहा था, तो उसके दिमाग में ये 2 लोग भी थे। जियानान अकादमी और जियामा एम्पायर के बीच का रास्ता बहुत लंबा था, और जियानान अकादमी में आने के बाद वापस जाना सुविधाजनक नहीं था और इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता। लेकिन ऐसा हुआ कि इस बार वह वापस जा रहा था, इसलिए उसने जियो शान से दोनों लोगों की राय पूछने को कहा। जियो मिंग द्वारा मुख्य मामले के बारे में पूछे जाने पर जियो शान ने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रख दिया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, कल मैं इस बारे में पूछने के लिए बाहर गया था और जियो यू और जियो हू दोनों बहुत इच्छुक थे। उन्होंने कहा कि वे एक साथ वापस जाना चाहते हैं और अपने अभिभावक के साथ पारिवारिक छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। मैंने उन्हें प्रस्थान का समय भी बताया। हम उन्हें आउटर अकादमी से गुजरने पर सीधे फ्लाइट स्टेशन पर ले जा सकते हैं। इन शब्दों पर जियो मिंग ने सिर हिलाया और अचानक उत्सुकता से पूछा, मुझे बताओ, उन दोनों का क्षेत्र कौन सा है? इन अकादमी में होने के कारण जियो मिंग शायद ही कभी बाहर जाता था और जब कोई बात आती थी तो जियो शान को यात्रा करने देता था, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। जियो हू 3 साल से जियानान अकादमी में है और उसका दायरा 6 सितारा डू मास्टर पर है, इसलिए मुझे लगता है कि वह अगली बार इन अकादमी में प्रवेश कर पाएगा। जियो यू ने बाद में जियानान अकादमी में प्रवेश किया और उसका दायरा थोड़ा नीचे 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर पर है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह अधिक प्रतिभाशाली है। जियो शान हंसा। जियो शान अभी भी एक ही कबीले के इन 2 सदस्यों, विशेष रूप से जियो यू से काफी संतुष्ट था। उसे 8 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंचने में 2 साल लग गए थे, लेकिन जियो यू 1 साल से थोड़े अधिक समय में 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच गई थी और थोड़े प्रयास से वह इस साल डू मास्टर तक पहुंच सकती है। वह इतनी तेजी से दायरे को तोड़ने में सक्षम थी। भले ही जियो मिंग ने उसकी मदद की हो, लेकिन जियो मिंग ने शुरू से ही उसकी मदद की थी, क्योंकि जब से वे एक साथ अकादमी में आए हैं, जियो मिंग ने स्पष्ट रूप से उसकी अधिक मदद की थी। कोई भी इसे कैसे भी देखे, ये जियो यू ही थी जो अधिक प्रतिभाशाली थी। चचेरी बहन शियाओ यू, वास्तव में उसके पास कोई बुरी प्रतिभा नहीं है। जियाओ यू के लिए जियाओ मिंग भी उसे जियाओ शान से पहले से जानता था। जियाओ परिवार के अनाथ क्षेत्र से बाहर जाने से पहले, जब उसकी प्रतिभा उजागर नहीं हुई थी, तब बच्चों की बड़ी संख्या और शोर के कारण वह खेती करने के लिए जियाओ परिवार के पीछे के पहाड़ पर जाना पसंद करता था। अपनी खेती के बाद उसे जो सबसे ज्यादा पसंद था वह था गर्म झरनों में नहाना। तभी जियाओ यू की उससे मुलाकात हुई। बेशक गलत मत समझिए, जियाओ मिंग ने ऐसा नहीं किया। जियाओ यू के साथ गर्म पानी के झरने में नहाना, नहीं गलती से उसके गर्म पानी के झरने में नहाने जैसी कोई घटना हुई। जियाओ परिवार के पीछे के गर्म पानी के झरने बहुत पहले खोजे गए थे और महिलाओं की गलती से पुरुषों के नहाने के स्थान में घुसने और इसके विपरीत कुछ भी होने से रोकने के लिए जियाओ परिवार ने बहुत पहले ही इस क्षेत्र को विभाजित कर दिया था। ये निर्धारित किया गया था कि क्षेत्र का कौन सा हिस्सा पुरुषों के लिए था और कौन सा हिस्सा महिलाओं के लिए।
जिस क्षेत्र में जियाओ मिंग नहाता था वह स्वाभाविक रूप से पुरुषों के हिस्से का था और वह कभी भी इसके महिला हिस्से में नहीं गया था। जियाओ मिंग जियाओ यू को इसलिए जानता था क्योंकि जियाओ यू को भी कभी कभी देर रात तक नहाना पसंद था। पहाड़ के पीछे से जियाओ के घर तक कुछ ही रास्ते थे और समय समय पर वे दोनों मिलते थे। चूंकि वे एक ही सड़क पर थे, इसलिए उन्होंने कुछ बार बातचीत की। उस समय जियाओ मिंग ने देखा कि जियाओ यू आमतौर पर अकेले ही गर्म पानी के झरने पर जाती थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने उसे सलाह दी कि जब वह गर्म पानी के झरने पर जाए तो कुछ लोगों को अपने साथ ले जाए ताकि एस्कॉर्ट को चारों ओर देखने का मौका मिले। जियाओ यू ने उस समय उससे ये भी पूछा कि उसने उसे और लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कहा, और जियाओ मिंग ने सीधे जवाब दिया कि पहाड़ के पीछे सांप हैं जो लोगों को काट सकते हैं। इसके बाद जब जियाओ मिंग पहाड़ के पीछे के रास्ते पर जियाओ यू से मिला तो उसने पाया कि उसके बगल में नौकरानी के रूप में तैयार एक अतिरिक्त व्यक्ति था। जियाओ यू के बारे में सोचते हुए और फिर जियाओ परिवार की वर्तमान ताकत के बारे में सोचते हुए जियाओ मिंग ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, अगर वह इस साल डू मास्टर तक पहुंच सकती है तो मैं उसे 3 धारीदार हरी आध्यात्मिक गोली दूंगा, और अगर वह औषधीय शक्ति का विरोध कर सकती है तो उसे अगले साल इन अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। जियाओ मिंग के पास अभी भी कुछ 3 धारीदार हरी आध्यात्मिक गोलियां स्टॉक में थीं, जिनमें से कुछ उसने सिम्युलेटर से प्राप्त की थीं। अन्य लोगों से थे जिन्होंने उसे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहा था और उसने उन्हें परिष्कृत करने के लिए बची हुई जड़ी बूटियों का उपयोग किया था। ये गोलियां अब उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थीं, उन्हें सोने के सिक्कों के लिए बेचने के अलावा, जो उसके पास आखिरी चीज़ थी, इसलिए उन्हें बाहर निकालने में कोई बुराई नहीं थी। तो मुझे अच्छी तरह से खेती करने और गोली पाने की कोशिश करने के लिए उससे बात करनी होगी। जियो शान जियो मिंग के फैसले से हैरान नहीं था। उसने वर्षों से जियो मिंग द्वारा जियो परिवार के लिए दिए गए सभी समर्थन को देखा था, और यह कहा जा सकता है कि जियो मिंग ने वर्षों से उन्हें जो चीज़ें दी थीं वे कई जियो परिवारों को खरीद सकती थीं। जियो मिंग परिवार का इतना समर्थन करता था और अपने कबीले के सदस्यों के प्रति प्रतिभा के अहंकार का जरा भी संकेत नहीं था, जिससे जियो शान हमेशा जियो मिंग को देखता था। हालांकि जियो मिंग उससे 10 साल छोटा था और अभी भी नाबालिग था, उसने हमेशा उसके साथ सम्मान से पेश आया और उसके उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश की। प्रतिभा की बात करते हुए जियो शान को किसी तरह जियोयान का ख्याल आया। केवल उसे आह भरते हुए ये कहते हुए देखना कि जियाओ यू की प्रतिभा निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन वह अभी भी जियाओयान के लिए कोई मुकाबला नहीं है, सिवाय इसके कि जियाओयान आह, यह अफसोस की बात है। जियाओयान जियाओ मिंग के बाद जियाओ परिवार का दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और हालांकि जियाओ शान का उससे ज्यादा संपर्क नहीं था, उसने उस पर कुछ ध्यान दिया, लेकिन अब जब उसका दायरा पीछे हट गया था तो वह जियाओ परिवार का नंबर 1 बेकार व्यक्ति बन गया था। जियाओयान की प्रतिभा पीछे हटने पर जियाओ झान ने जियाओ मिंग को एक पत्र ले जाने के लिए जियाओ शान पर भी भरोसा किया था। इसके बाद जो हुआ वह ये था कि जियाओ मिंग ने उसे समस्या को हल करने के लिए चौथे स्तर के कीमियागर को देने के लिए चौथे स्तर की गोली का नुस्खा दिया। गोली का नुस्खा भी उसके हाथों से जियाओ परिवार को दिया गया। परिणाम संतोषजनक नहीं था। चौथे दर्जे की गोली बनाने की विधि व्यर्थ चली गई, क्योंकि गोली बनाने की विधि केवल चौथे दर्जे के कीमियागर या उससे ऊपर के व्यक्ति द्वारा ही बनाई जा सकती थी, और एक साधारण चौथे दर्जे के कीमियागर को एक विधि की प्रतिलिपि बनाने में वर्षों लग जाते थे, इसलिए चौथे दर्जे की गोली बनाने की विधि हास्यास्पद रूप से महंगी थी। इस तरह की मूल्यवान वस्तु बेकार चली गई, जिससे स्वाभाविक रूप से दूसरों में असंतोष पैदा हुआ। अंत में जियाओ झान को अन्य बुजुर्गों ने डांटा। जियाओ मिंग ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया, चौथे दर्जे की गोली बनाने की विधि बेकार थी जिसकी उसे उम्मीद थी। याओ लाओ एक डू वेनेरेट आत्मा है, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जियामा साम्राज्य का कोई चौथे दर्जे का कीमियागर मिल सके। उसने अपना सिर हिलाया और सीधे इस विषय को छोड़ दिया। फिर जियाओ मिंग ने जियाओ शान के साथ अन्य मामलों पर बातचीत की। एक तरफ जूतियान चुपचाप चाय पी रही थी, थोड़ी संकोची लग रही थी। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद ही जियान, जो चली गई थी, वापस लौटी और उसके बगल में प्रथम एल्डर सुकियान आई। प्रथम एल्डर सुकियान ने काले रंग का लबादा पहना था, उसकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद थे और उसकी आंखें साफ, ठंडी और उदासीन थीं। जब उसने जियाओ मिंग को देखा तो उसने सबसे पहले यही कहा, क्या तुम जियामा साम्राज्य में लौटने के लिए इन अकादमी छोड़ रहे हो?